नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, और इस सीरीज की आज हम चौथी क्लास यहां पर कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से भी आप इस पूरी सीरीज को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें, इसके बारे में कल हमने क्वेश्चंस की शुरुआत करी थी। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस राजवंश के अंतर्गत अलग अलग परिवार के शासकों ने शासन किया। इस वंश में पहले परिवार का पहला राजा और इस वंश का जो संस्थापक था वो आपका बसंत देव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कई बार कि कत्यूरी वंश का संस्थापक या कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन है, या पहले परिवार का शासक कौन है, बसंत देव का नाम बताएंगे। इसको लेकर के एक क्वेश्चन आपने और याद करना है। क्वेश्चन आता है, जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, उसमें भी इसी बसंत देव का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर किस शासक की सत्ता स्थापित होती है। देखिए, कार्तिकेयपुर के शुरुआती राजाओं के क्रम आपको पता होने चाहिए। पहला राजा था आपका बसंत देव। बसंत देव के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा, लेकिन जो उसका नाम था लेखों पर लिखा हुआ वो अब मिट चुका है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो खरपर देव का नाम आता है। तो जो नाम मिट चुका है उसको आपने हटा देना है। बसंत देव के बाद आपने खरपर देव पर टिक करना है। खरपर देव के बाद त्रिभुवन राज गद्दी पर आता है। त्रिभुवन राज के बाद निंबर देव आता है। निंबर देव के बाद उसका बेटा इष्टगण देव, और फिर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव गद्दी पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खरपर देव के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित होती है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इस कार्तिकेयपुर वंश के अंदर तीन प्रमुख परिवारों ने शासन किया था। पहला परिवार बसंत देव का परिवार, जिसका संस्थापक बसंत देव था। उसके बाद दूसरा परिवार था निंबर परिवार, जिसका संस्थापक निंबर देव था और इसे निंबर वंश कहा जाता है। और तीसरा जो परिवार है, तीसरा जो राजवंश था, उसे सलोणा आदित्य राजवंश कहा गया। इन तीन वंशों को आपने याद करना है। निंबर देव किस मत का अनुयायी था। तो निंबर देव किस धर्म को मानता था, किस संप्रदाय को मानता था, यह शैव मत का अनुयायी था। ठीक है, निंबर देव। निंबर वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो देखिए, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास किसने किया था, इष्टगण देव ने किया था। और यह इष्टगण देव निंबर देव का ही पुत्र था। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, ललित सूरदेव, उसके पिता का नाम भी क्या था, इष्टगण देव था। ठीक है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जागेश्वर में इन सारे मंदिरों का निर्माण भी इष्टगण देव ने करवाया था। इष्टगण देव को लेकर आपने एक क्वेश्चन और याद करना है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि आदि शंकराचार्य किन शासकों के समय में उत्तराखंड आए। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तब आपको विकल्प दिया था कार्तिकेयपुर शासक। किस शासक के समय में आए, तब आपने इष्टगण देव का ही नाम याद करना है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार ये बताया गया है ललित सूरदेव को। ललित सूरदेव जो कार्तिकेयपुर वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इसके गद्दी पर बैठने का वर्ष पूछा जा सकता है, 832 ईस्वी इसके गद्दी पर बैठने का वर्ष मिलता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश के सबसे ज्यादा जो लेख मिले हैं वो इसी राजा के मिले हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर से माना जाता है इसके शासन के 21वें या 22वें वर्ष के 2 लेख हमें पांडुकेश्वर से मिले हैं और उन्हीं में इसे वराह अवतार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था।
तो बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण या बैजनाथ मंदिरों के निर्माण में योगदान किसने दिया था? वो दिया था भूदेव ने। भूदेव कौन है? जो ललित सूर्यदेव है उसके पुत्र का नाम है भूदेव। भूदेव को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, किस कार्तिकेयपुर शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था भूदेव। बैजनाथ मंदिरों के निर्माण में इसने मदद करी थी। ठीक है। कतुरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी नरेश कौन था? तो अभी हमने इसको अच्छे से देखा, ललित सूर्यदेव। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की काल में दो भाषाएं प्रमुख थी, एक इनकी राजभाषा संस्कृत और एक इनकी लोक भाषा पाली। इन दोनों को याद करना है। और ये राजा किस लिपि का इस्तेमाल करते थे? कुटिला लिपि का इस्तेमाल करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। एग्जैक्ट वर्ष नहीं दिया गया है कि किस काल में या किस वर्ष में इनका आगमन हुआ उत्तराखंड में। इनकी मृत्यु का वर्ष दिया है 820 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। और ललित सूर्यदेव गद्दी पर कब बैठ रहा है? 832, यानी इससे पहले किसका शासन था? ईष्टगण देव का। इसीलिए माना गया कि ईष्टगण के समय में ही आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। 820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया केदारनाथ में। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कुमाऊं पर कतुरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंदवंश की सत्ता स्थापित हुई? कतुरियों के बाद कुमाऊं में कहा जाता है चंदवंश की स्थापना हुई और चंदवंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था। सोमचंद और चंदवंश की स्थापना को लेकर के अलग अलग वर्ष आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिलते हैं। जो ज्यादा माना जाता है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा दिया गया 700 ईस्वी का वर्ष। हालांकि कार्तिकेयपुर नरेशों का जो टाइम है उसके साथ ये मैच नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आपको 700 ईस्वी ही दिया जाता है चंदवंश की स्थापना। अजय रावत जी की बात करें, उनके द्वारा 1025 इस वंश की स्थापना दी गई है, जबकि एटकिंसन इस वंश की स्थापना 953 को मानता है। तो कई बार एग्जाम में 1025 को भी माना गया है और 700 ईस्वी को भी माना गया है। आपको दोनों याद यहां पर करने होंगे। ठीक है। सोमचंद को लेकर एक और क्वेश्चन आया था कि सोमचंद किसका उपासक था? सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। ये आया कहां से था? यह आपके झूसी से आया था, प्रयाग से आया था। ठीक है। इसी ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर एक राजबुंगा किले का निर्माण करवाया। ठीक है। चंदवंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू करवाया था? तो कुमाऊं के अंदर रेशम उत्पादन किसके समय में, किसके द्वारा शुरू किया गया? कुमाऊं में रेशम के कारखाने इंद्रचंद ने लगाए थे। इंद्रचंद चंदवंश का चौथा शासक था। रेशम की उत्पत्ति सबसे पहले चाइना में होती है दुनिया के अंदर। चाइना से रेशम नेपाल पहुंचा। नेपाल की रानी के साथ इंद्रचंद के अच्छे संबंध थे ऐसा कहा जाता है, और वहीं से रेशम फिर उत्तराखंड में आया, कुमाऊं के अंदर आया। तो कुमाऊं में रेशम के कारखाने कौन लगवाता है? इंद्रचंद लगवाता है। और यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसको लेकर, रेशम के जो कारीगर होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको पटुआ कहा जाता था। ठीक है। और एक प्रथा उस समय प्रचलित थी जिसे कहा जाता था पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आप कहेंगे रेशम उत्पादन से संबंधित है। इस प्रथा में बेसिकली ये माना जाता था कि जितना ज्यादा झूठ बोला जाएगा, जितनी ज्यादा अफवाहें फैलाई जाएंगी, उतना ज्यादा रेशम अच्छा होगा, रेशम उत्पादन उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये माना जाता था इस प्रथा में। तो ये प्रथा जो है पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। यानी इसमें झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहां पर रही? शुरुआत से इनकी राजधानी चंपावत में थी और 1562 तक इनकी राजधानी चंपावत में ही रही। बाद में चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लेकर गया कौन? भीष्मचंद। उसने घोषणा करी। और बनाया किसने? राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाया किसने? बालो कल्याण चंद ने, जो कि भीष्मचंद का पुत्र था। 1563 में अल्मोड़ा चंदवंश की राजधानी बनी। तो 1562 तक चंदवंश की राजधानी कहां थी? चंपावत। शुरुआत में चंपावत के आसपास के इलाके को ही कुमाऊं कहा जाता था। इसको भी याद करना, क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता था? चंपावत को माना जाता था। ठीक है। नेपाल के शासक अशोक चल ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया।
तो नेपाल का शासक था अशोक चल। इसने गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1191 पर और अपने अधिकार में इनको किया था। नेपाली चल नामांत शासकों पर आक्रमण कर परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त करवाया? देखिए, सोमचंद ने जब चंद वंश की स्थापना करी तो सोमचंद जो था एक मांडलिक राजा था, यानी जो डोटी का राजा था। डोटी यानी आज का जो नेपाल है, वहां का जो राजा था उसको वो टैक्स देता था, स्वतंत्र शासक नहीं था। चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक जो हुआ वो भारती चंद को माना जाता है। इसने डोटी अभियान किया, डोटी के शासक को पराजित किया और कुमाऊं को यानी चंद वंश को डोटी की अधीनता से मुक्त करवाया। कौन था? भारती चंद। भारती चंद की बात करें 1437 से लेकर 1450 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसको लेकर एक और क्वेश्चन याद करना, इसने डोटी अभियान जब किया, डोटी के खिलाफ जब इसने युद्ध लड़ा, वह युद्ध 12 वर्षीय युद्ध था। 12 सालों तक ये डोटी के साथ लड़ता रहा। क्वेश्चन आता है 12 वर्षीय युद्ध का संबंध किससे है? भारती चंद से है। एक और क्वेश्चन, अब इसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा है तो इसको एक बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन आता है समस्त जातियों की एक विशाल सेना का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो भी भारती चंद था। ठीक है, इसकी सेना में समस्त जातियों के लोग शामिल थे। इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं के इतिहास में किस चंद राजा के पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं? तो किस चंद राजा के पवाड़े अभी भी गाए जाते हैं, वीर गीत गाए जाते हैं? वो है भारती चंद। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो कौन सा चंद शासक था जिसको गरुड़ की उपाधि मिली थी फिरोज शाह तुगलक से? यह मिली थी ज्ञानचंद को। 2 ज्ञानचंद चंद वंश में होते हैं, एक है ज्ञानचंद प्रथम और एक है ज्ञानचंद द्वितीय। जो ज्ञानचंद प्रथम है उसी को कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाएगा, आपको विकल्पों में देगा किसको गरुड़ की उपाधि दी और विकल्प दे देगा ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद द्वितीय। इस तरीके से ज्ञानचंद प्रथम को दी थी गरुड़ की उपाधि। मजेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो देखिए, मजेड़ा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से मिला है, ज्ञानचंद प्रथम का है यानी गरुड़ ज्ञानचंद का है, और इसमें इसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है या विजय बम कहा गया है। हालांकि उस समय जो सौर क्षेत्र था, पिथौरागढ़ का जो इलाका था, वहां पर बम शासक शासन करते थे और कहा जाता है कि विजय बम करके शासक था, उसका वहां पर शासन था, उसको पराजित करता है गरुड़ ज्ञानचंद और उस पर अधिकार कर लेता है। वहीं से यह ताम्रपत्र मिला है जिसमें गरुड़ ज्ञानचंद के लिए यह कहा गया है। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। देवी चंद का जो शासन काल था वो 1720 से लेकर 1726 के बीच में था। इसे कुमाऊं का तुगलक एटकिंसन ने कहा है। इसको भी याद करेंगे। कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? देवी चंद को ही कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, विक्रमादित्य बनने की चाह में इसने अपना सारा पैसा लुटा दिया था, तो कौन सा चंद शासक था जो विक्रमादित्य बनना चाहता था? वो भी देवी चंद था। ताम्रपत्रों में इसे देवी सिंह लिखा गया है। ठीक है, कुमाऊं के अंदर रोहिल्ला आक्रमण जो हुआ था, प्रमुख रोहिल्ला आक्रमण, वो 1743-44 में हुआ था, कल्याणचंद के काल में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कुमाऊं में रोहिल्ला आक्रमणों की शुरुआत किसके काल में हुई, तो भी आप देवी चंद को ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो कौन सा चंद राजा था जो अकबर के समकालीन था? देखिए, जो अकबर का टाइम पीरियड था वो काफी लंबा था, 1556 से लेकर के 1605 तक वो शासन करता है। तो इतने लंबी अवधि में कई सारे पंवार राजा आते हैं, कई सारे चंद राजा आते हैं। चंद राजाओं में जो प्रमुख है, जो इसके काल में सर्वाधिक समय तक रहा, वो था रुद्रचंद। अब क्योंकि रुद्रचंद की इसके साथ मुलाकात भी हुई तो आपको रुद्रचंद का ही नाम याद करना है। इसके बाद लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठेगा, वो भी कुछ शुरुआती वर्ष में अकबर के समकालीन था। लेकिन अगर एक राजा पूछा जाए तो आप रुद्रचंद का नाम बताएंगे। रुद्रचंद की बात करें, इसने अकबर के साथ 1588 में लाहौर में अकबर से इसने मुलाकात करी थी। क्वेश्चन आता है, किस चंद शासक ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया? कौन था? रुद्रचंद। लाहौर में 1588 में अकबर से यह मिलता है। 1587 में कहा जाता है इसने अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अकबर को इसने तिब्बती याग, कस्तूरी, घोड़े आदि उपहार में दिए थे।
उसके बाद अकबर ने इसे नागौर की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्योंकि यह सबसे लंबे समय तक अकबर के समकालीन रहा, एक क्वेश्चन आता है, बीरबल के साथ किस प्रमुख चंद शासक के मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे? वो था रुद्रचंद, और बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित भी नियुक्त किया था रुद्रचंद ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रसिद्ध सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो भी रुद्रचंद का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई? तो एक इंपॉर्टेंट किताब है धर्म निर्णय। किस पर आधारित है? सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। इसको लिखवाया था रुद्रचंद ने, यानी इसको लिखा था रुद्रचंद ने। ठीक है, तो आप इसको किसके काल में रची गई और किसके द्वारा रची गई, दोनों में आपने रुद्रचंद को ही याद करना है। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि इसने युवाओं को, कुमाऊं के युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनारस भेजा था, कश्मीर भेजा था। इसको याद करना। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के लिए इसने युवाओं को यहां भेजा था। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। पूछा गया है पेपर में, अल्मोड़ा का मल्ला महल कौन बनवाता है? रुद्रचंद बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वीरांगना ने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था? तो किसके द्वारा हराया था? यह हराया था तीलू रौतेली ने। तीलू रौतेली की बात करें, गढ़वाल की झांसी की रानी इनको कहा जाता है। 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म हुआ। पौड़ी के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाज बहादुर चंद उस समय कुमाऊं में शासन करता था। जो कत्तूरी शासक थे उस समय छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, उनका एक गढ़ था कत्तूरियों का, उसका नाम था मनीला गढ़। मनीला गढ़ के ऊपर बाज बहादुर चंद आक्रमण करता है और सारे जो कत्तूरी थे यहां से भाग भाग कर गढ़वाल पे आते हैं और यहां पर सीमा पर लूटपाट करना, आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और तब इन कत्तूरियों को गढ़वाल से खदेड़ने का काम कौन करती है? तीलू रौतेली करती है। ठीक है, आखिर में जो एक कत्तूरी ही सैनिक था, रामू रजवार जिसका नाम था, उसी ने तीलू रौतेली की हत्या करी थी नयार नदी के तट पर। इसको भी आपने याद करना है और इस क्वेश्चन को भी आपने याद करना है। राज्य के अंदर तीलू रौतेली सम्मान, इसकी शुरुआत कब करी गई? सन 2006 में। राज्य में तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, इसे कब शुरू किया गया? 2014 में। तीलू रौतेली की घोड़ी का क्या नाम था? वो भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गूंट भूमि दान करी थी? तो किसने दी थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भूमि दान में? बाज बहादुर चंद ने। क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो कुमाऊं के अंदर ग्राम प्रधानों की नियुक्ति, पंचायत व्यवस्था की शुरुआत ये करी थी चंद राजाओं ने, और जो पहला चंद शासक था सोमचंद, उसके काल में ही ये शुरू हो गया था। ठीक है, चंद काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो चंद काल में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। ठीक है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह गाय थी। यह भी पूछी गई है। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो चंद शासकों और मुगलों में संबंध थे आपस में, ये बात हमें शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी पुस्तकों से मिलती है। ठीक है, जो जहांगीरनामा है, जहांगीर की आत्मकथा, जिसे तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है, इसमें चंद शासक लक्ष्मी चंद का नाम है। लक्ष्मी चंद ने जहांगीर के साथ मुलाकात करी थी। जबकि शाहनामा की बात करें, जो बाज बहादुर चंद था, शाहजहां से मुलाकात करता है, तराई दोबारा से प्राप्त करता है। शाहजहां बाज बहादुर को तराई का जमींदार नियुक्त करता है। इसका उल्लेख भी हमें शाहनामा में देखने को मिलता है। इन दोनों पुस्तकों से चंदों और मुगलों की जानकारी मिलती है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो कुमाऊं में चंद शासन खत्म हुआ 1790 के अंदर, और किसने खत्म किया? गोरखाओं ने। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। पहला राजा सोमचंद था और अंतिम राजा जो माना जाता है 62वां ये राजा था, ये था आपका महेंद्र चंद। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जो ये लाल मंडी का किला है ये आपके अल्मोड़ा में है, और लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है, और इस किले का निर्माण बालोह कल्याण चंद ने करवाया था। ठीक है,
क्वेश्चन आता है, आपको 4 किलों के नाम देगा और कहेगा इनमें से किस किले को फोर्ट मोइरा कहते हैं, तो आप कहेंगे लाल मंडी का किला। ठीक है। एक और किला है पिथौरागढ़ में स्थित है, उसका नाम है बाउल्कीगढ़ किला। बाउल्कीगढ़ किला कहां है? पिथौरागढ़। और इस किले को लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कहा जाता है जो ये बाउल्कीगढ़ किला था, इसका निर्माण गोरखा राजाओं ने करवाया था, गोरखा सूबेदारों ने करवाया था। और जब अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने इस बाउल्कीगढ़ का नाम क्या रखा? लंदन फोर्ट रखा। तो लंदन फोर्ट कहां है? उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में। और फोर्ट मोइरा कहां है? अल्मोड़ा में। ठीक है। चंद राजाओं के समय सिक्का और टकसाल ताम्र उद्योग का केंद्र था। कहां पर? यह था आपके अल्मोड़ा में, क्योंकि चंद राजाओं की बाद में राजधानी कौन बनी थी? अल्मोड़ा बनी थी। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? एक और किला आ गया चंद वंश से संबंधित। सबसे पहले राजबुंगा का किला हमने देखा जो चंपावत में है, सोमचंद ने बनवाया। फिर अल्मोड़ा के 2 किले हमने देखे, एक आपका मल्ला महल जिसका निर्माण रुद्रचंद ने करवाया, और एक आपका लाल मंडी का किला जिसे कल्याण चंद बनाता है। इसी प्रकार खगमरा का किला है, यह भी अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था। बाणासुर किला कहां स्थित है? तो बाणासुर का किला यहां आपके लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है, चंपावत के अंदर स्थित है। स्थानीय भाषा में बाणासुर किले को मारकोट का किला कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की नींव किसने रखी थी? तो चांदपुर गढ़ के अंदर, चांदपुर गढ़ आपका वर्तमान चमोली में पड़ता है, आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। यहां पर परमार वंश की स्थापना होती है। परमार वंश को ही परमार वंश कहा जाता है, दोनों वंश एक हैं। इस वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल को माना जाता है। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, प्राचीन काल में पूरे गढ़वाल में 52 गढ़ थे। 52 गढ़ों में पूरा गढ़वाल विभाजित था और छोटे छोटे उनके राजा होते थे जिनको गणपति कहा जाता था। इन सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना करने वाला था अजयपाल। इसको इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर श्रीनगर में स्थापित करी? देखिए, पवारों की राजधानी का क्रम हमने कई बार देखा है। पवार वंश की जो पहली राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ थी। चांदपुर गढ़ से जो राजधानी जाती है वो आपके देवलगढ़ में जाती है। देवलगढ़ से राजधानी फिर आपके श्रीनगर में जाती है और श्रीनगर से राजधानी फिर टिहरी में आती है। तो चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर लाया था अजयपाल और श्रीनगर से टिहरी लाया था सुदर्शन शाह। अजयपाल किसका पुत्र था? तो अजयपाल जो कि पवार वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, यहां आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था। किस पवार शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर में स्थापित करी? तो देखिए, पहले राजधानी देवलगढ़ गई 1512 में, फिर श्रीनगर गई 1517 में अजयपाल के द्वारा, और फिर 1815 में राजधानी कहां चली गई? टिहरी में चली गई। ठीक है। हालांकि इन वर्षों को लेकर अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। पिछली बार जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो आयोग ने श्रीनगर को राजधानी 1515 में बनाया, ऐसा माना था। तो आपको इसको भी याद करना है। अगर ये दोनों विकल्प में ना हो तो आप 1515 को भी ध्यान में रखेंगे। कुछ जगहों पर 1358 भी दिया गया है, लेकिन आपने पहला रेफरेंस 1515 या 17 को देना है श्रीनगर राजधानी बनाने के संदर्भ में। अजयपाल ने कहां पर राजप्रसाद यानी महल का निर्माण करवाया और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा करी थी? तो कहां पर किया था? देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? तो अकबर के समकालीन पवार शासक थे सहजपाल। क्वेश्चन आता है, कौन सा पवार शासक था जो मुगलों के संपर्क में आया? वो सहजपाल था। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा एक खोजी दल उत्तराखंड में भेजा गया था, इस क्षेत्र में भेजा गया था गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए, और सहजपाल ने उस दल को, अकबर के दल को हरिद्वार में ही रोक लिया था, वहां से आगे नहीं जाने दिया था। तो मुगलों के संपर्क में आने वाला पहला पवार शासक कौन था? सहजपाल। सर्वप्रथम किस पवार शासक से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू होती है? देखिए, जो शुरुआती पवार राजा थे जैसे कनकपाल हो गया, अजयपाल हो गया, सहजपाल हो गया, ये सब अपने नाम के साथ पाल उपाधि जोड़ते थे। किस राजा से यह शुरू हुआ कि पाल हट गया और शाह की उपाधि जुड़ गई, और उसके बाद नाम होने लगे बलभद्र शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, इस तरीके से। तो कहीं पर तो ये चेंज आया होगा। ये चेंज आया था पवार वंश के 43वें जो राजा थे बलभद्र पाल।
शुरुआत में पाल नाम से शासन कर रहे थे और बाद में अपने नाम के साथ पाल हटाकर शाह जोड़ना शुरू कर दिया और बलभद्र शाह कहलाने लगे। ठीक है, किस शासक से शुरुआत हुई? बलभद्र शाह। कौन से क्रम के राजा थे? 43वें क्रम के राजा थे। ठीक है, कुछ जगहों पर दिया है कि इनको शाह की उपाधि लोधी शासकों के द्वारा दी गई और कुछ जगहों पर दिया है अकबर के द्वारा दी गई। तो आपको दोनों नाम वो याद करने होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा किसके काल में शुरू हुई? पंवार शासकों के साथ, तो वो था बलभद्र शाह। अकबर के कुछ विद्रोही थे जो अकबर का विरोध करके, विद्रोह करके गढ़वाल में आकर छिप गए थे, यहाँ की पहाड़ियों में छिप गए थे। मुगल सेना उनको पकड़ नहीं पाई। बलभद्र शाह ने उन विद्रोहियों को पकड़ा और अकबर के दरबार में भेजा था और वहीं से शुरुआत होती है राजदूत भेजने की प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है, वो कौन है? देखिए, जो ये उपाधि लगी नाम के साथ, वो लगी बलभद्र शाह के बाद से। इसके बाद से जितने राजा आए सबने शाह की उपाधि लगाई, लेकिन इससे पहले केवल एक राजा है जिसके साथ शाह की उपाधि लगी मिलती है, वो है कल्याण शाह। 38वां राजा था, अजयपाल का पुत्र था। इसने भी अपने नाम के साथ शाह लगाया था, लेकिन एज ए उपाधि इसको धारण नहीं किया था। इसके बाद भी 2-3 राजाओं ने, इसके बाद ही शाहजपाल आया, उसने भी पाल को ही लगाया। ठीक है, उपाधि के तौर पर इसे बलभद्र शाह के बाद ही स्वीकार किया गया। किस मुगल शासक के सैनिकों की महारानी कर्णावती ने नाक कटवा दिए थे? नाक कान किसके कटवाए थे? शाहजहां के सैनिकों के। शाहजहां ने 1635 में एक आक्रमण किया था गढ़वाल के ऊपर, जिसका सेनापति था नवाजत खान। नवाजत खान के नेतृत्व में उसने सेना को भेजा। पृथ्वीपति शाह यहाँ के शासक थे। महीपति शाह का उसी समय निधन हुआ था। तो पृथ्वीपति शाह काफी छोटे थे, उनकी संरक्षिका थी उनकी माता रानी कर्णावती, और कहा जाता है रानी कर्णावती ने न सिर्फ मुगलों की सेना को हराया बल्कि उनके नाक कान भी यहाँ पर कटवाए, और इसीलिए रानी कर्णावती को नाक काटी रानी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल की नाक काटी रानी किसे कहते हैं? रानी कर्णावती को कहते हैं। किसकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे महीपति शाह। किसकी माता थी? तब आप कहेंगे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण भी रानी कर्णावती ने करवाया था। रानी कर्णावती की तुलना गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पवार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था? देखिए, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसी समय दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, वो गढ़वाल में भागकर आ जाता है। सुलेमान शिकोह को संरक्षण किसने दिया था? पृथ्वीपति शाह ने दिया था। 1658 में ये गढ़वाल में आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन की चौथी क्लास यहाँ पर कवर करी। 4 क्लासेस में हम 200 क्वेश्चंस को यहां पर कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, हम पूरे संक्षिप्त अवलोकन को, जो परीक्षावाणी का पहला चैप्टर है, उसके इसी सारे वन लाइनर को इसी तरीके से प्रश्नों के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ पूरा कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।